इस तरह के मामले में जहाँ लेटर लौटा दिया गया है, एनवलप लौटा दिया गया है। जी क्योंकि जब एनवलप लौटाया जाता है और बंद एनवलप लौटाया जाता है, जी तो कानून में बंद एनवलप को अच्छे से परिभाषित किया गया है जी कि बंद एनवलप के अंदर क्या है वो आपको मालूम है, जी जो आप लौटा रहे हैं। तो इसमें उस हिसाब से जो है हमने जुर्माना भी लगाया है ऐसे पीआईओ के ऊपर। तो मुझे लगता है कि इसमें तो सुनवाई होनी चाहिए। और हमें हमें जो बंद लिफाफे आते हैं सर वापस रिटर्न, उन लिफाफों को एज इट इज हम आयोग में भेज देते हैं बगैर खोले हुए, कि आप अपने स्तर से स्वयं खोल करके देखें इसमें हमने क्या सूचना मांगी है और क्यों पीआईओ इसको जानबूझ करके रिटर्न कर। और ये सिर्फ यहीं तक नहीं रहता है, कई लोगों की ये आदत हो जाती है इस सेवा में। अभी हमने एक जुर्माना लगाया है इस पर, एक पीआईओ पर, वो रिटायर हो गए हैं। तो वो अभी हमारा आयोग का लिफाफा ही बंद करके वापस लौटा रहे हैं। वो ले ही नहीं रहे हैं, जुर्माना का आदेश ही नहीं ले रहे हैं। और हम 2 बार उनको भेज चुके हैं। अब वापस आ गया। अब हमने कलेक्टर को लिखा है, यहाँ के भोपाल के कलेक्टर को, कि इनका जो है वो आरआरसी की तरह जरा कुर्की उर्की करके इनसे वसूली की जाए। तो अभी फिर वैसे वहां से करवा रहे हैं। अब ऐसे भी लोग होते हैं, मतलब ये एक आदत सी पड़ जाती है। लेकिन इसमें अगर स्ट्रिक्ट एक्शन होगा तो शायद वो चेते। और कमीशन को तो मुझे लगता है कि इसको ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि ये कंप्लेंट का मामला है। शैलेश गांधी जी, आप क्या कहते हैं? सही है जो आप कह रहे हैं, वही मेरे हिसाब से सही रास्ता है। और दूसरा एक पॉसिबल है, इवन रिटायर्ड आदमी को पेंशन में से भी कटाई हो सकती है मेरे हिसाब से। जी अभी हमारे साथ में जो और उसके लिए सर उसमें कुछ दिक्कतें हैं। रिटायर्ड कर्मचारी से वसूली करने के लिए जो सीसीए रूल्स हैं संबंधित राज्यों और केंद्र सरकार के, उसमें ये है कि राज्यों में राज्यपाल से या कि प्रमुख सचिव से अनुमति लेनी पड़ती है सर। अच्छा, सीसीए रूल्स में से प्रोविजन है 3 साल के बाद, रिटायरमेंट के 3 साल के बाद सर। 3 साल के पहले तो रिकवरीज हो सकती हैं, पर 3 साल के बाद उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस उतना टाइम अगर कमीशन में लगता है तो फिर तो कोई मतलब नहीं बनता है। आई एम सॉरी। हेलो हमारे साथ में जो है अनिल अग्रवाल जी, छत्तीसगढ़ आरटीआई संघ के अध्यक्ष हैं साथ में। इनसे हम जानना चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ में शिकायत की क्या स्थिति है, किस तरीके से शिकायत और अपील का जो है निराकरण किया जा रहा है। मुझे लग रहा है देवेंद्र अग्रवाल जी, अनिल अग्रवाल जी, अभी स्क्रीन खाली है उनकी, तो शायद वो सामने नहीं कोई जी। अभी हम आरटीआई उत्तर प्रदेश से हैं, हमारे साथ आरटीआई एसोसिएशन एवं सोशल ऑर्गेनाइजेशन के प्रदेश प्रतिनिधि श्री अलाउद्दीन सैफी जी। अलाउद्दीन सैफी जी, प्लीज अनम्यूट करें अपने मोबाइल को। अनिल अग्रवाल जी आ चुके हैं। अलाउद्दीन सैफी जी, आप चाहें तो आप पहले आप बोले, आपको क्या लग रहा है शिकायत के मामले पर हम क्या कर सकते हैं? मामले पर देखिए सर, राहुल सर भी मौजूद हैं आज, इत्तेफाक की बात है। शिकायत के मौके पर ये है कि अभी इसका ज्यादा कार्यकर्ताओं में जो है प्रचार प्रसार नहीं है। आमतौर पर लोग यही करते हैं कि पहले फर्स्ट अपील करते हैं और फिर सेकंड अपील में जाते हैं। जबकि मुझे भी यही लगता है कि 18 में, अगर धारा 18 में हम डायरेक्टली शिकायत करें तो उसके अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं और त्वरित कार्रवाई हो सकती है। जहां तक उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग का मामला है, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं इस कानून को खत्म करने की तो कहीं प्लानिंग नहीं चल रही है। कहीं कहीं पर ऐसा देखा जाता है कि एक्टिविस्ट को, यानी जिसने सूचनाएं मांगी हैं, उसे इस तरह से हिरास किया जाता है आयोग की तरफ से। ऐसी शब्दावली जो अशोभनीय है पूरी तरह से, वो इस्तेमाल की जाती है। कहा जाता है कि साहब अगर 10 रुपए फीस है तो आप क्या पूरा दिन सूचनाएं मांगते फिरेंगे? जरा राशि बात पर उन्हें हिरास किया जाता है ताकि वो वहां तक पहुंचे ही नहीं और किसी तरह से अपने घर बैठ जाए। तो राहुल जी से मैं अनुरोध करूंगा कि इसमें हम लोगों को क्या करना चाहिए, उचित सलाह दें।
शिकायत के मामलों पे शिकायतकर्ताओं के साथ जो व्यवहार है आयोग का, वो बहुत अच्छा नहीं रहा है। हर समय उन्हें शक की नजर से देखा जाता है, उस पर ये विचार नहीं किया जाता है कि जो मुद्दे वो लेके आया है वो जायज है कि नहीं, उसकी शिकायत जायज है कि नहीं। हर बात पे ये प्रश्न लगाना भी कि उसने सूचना मांगी है कि नहीं, ये एक अनुचित प्रक्रिया भी हो सकती है, इस एक्ट की भावना के खिलाफ भी हो सकती है। इस पर सोचते हुए जवाब दें, क्योंकि ऐसे सवाल हमारे बहुत सारे हैं साथियों के। नहीं, ये तो देखिए सर मैं एक थोड़ा सा बता दूं, मैं आरटीआई एसोसिएशन एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से प्रदेश प्रतिनिधि के रूप में अधिकांश मामलों में आयोग में उपस्थित रहता हूं और सामने ये प्रत्येक कक्ष में मैं देखता हूं, लगभग सभी कक्ष में S2 से लेकर, हमारे यहाँ मुख्य आयुक्त भी नहीं है उत्तर प्रदेश में, लेकिन S2 से लेकर लास्ट तक S9 तक सब में यही लगभग देखने को मिलता है। आप सही कह रहे हैं। ये देखिए, दुर्व्यवहार जो होता है वो सिर्फ यहाँ नहीं, बल्कि आप जब पीआईओ के समक्ष जाते हैं तो पीआईओ के समक्ष भी दुर्व्यवहार की शिकायतें हमारे सामने आई हैं, और उस पर जब शिकायतें आती हैं तो उस हिसाब से उनका एक्सप्लेनेशन कॉल भी किया जाता है। लेकिन अभी मुझे याद आ रहा है कि बिहार में एक काफ़ी अच्छा निर्णय वहाँ पर अभी मेरे ख्याल से जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, सामान्य प्रशासन विभाग, वहां से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है सभी पीआईओस को कि अगर दुर्व्यवहार किया गया तो उसके विरुद्ध जो है शासकीय सेवा अधिनियम के तहत जो है वो कार्रवाई की जाएगी। और ऐसा अभी बिहार में आया, बहुत ही वेलकम स्टेप है कि उन्होंने सबको सेंसिटाइज करते हुए, जितने जो वहां पर पीआईओस हैं पूरे स्टेट में, सबको ये लेटर जारी हुआ है कि आप ससम्मान जो है वो जो क्लेंट आएगा, जो अपीलकर्ता आएंगे या आरटीआई आवेदक आएंगे, उनको ससम्मान आप में उनसे डील करेंगे, बात करेंगे और उनके प्रकरण का निराकरण करेंगे। तो उसमें अगर इस तरह की कोई दुर्व्यवहार करता है तो उसको अलग से आप उसकी भी शिकायत कर सकते हैं। और जहां तक ये मुझे लगता है कि व्यक्ति विशेष या किसी कमिश्नर विशेष का मामला हो सकता है कि अगर ऐसे दुर्व्यवहार की शिकायतें आती हैं, बाकी जैसे हम जो डील करते हैं, हमें मालूम है जो लोग हैं जो पब्लिक गुड के लिए काम कर रहे हैं, जैसे शिवानंद द्विवेदी जी हैं और कई वैसे जो लोग जुड़े हुए हैं, जहां हमें मालूम है कि वो लोग, उनका अपना खुद का इसमें कोई इन्फॉर्मेशन में कुछ उनका वो नहीं है, एक लार्जर पर्पस के लिए वो लोग आरटीआई लगाते हैं और ताकि समाज में कुछ बदलाव आए, और इस उद्देश्य के साथ करते हैं। तो उनके जो आवेदन होते हैं उनको उसी ढंग से डील किया जाता है, क्योंकि जहां आपको मालूम है कि इनका पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है। और दूसरी तरफ हम ये भी नहीं भूले कि हमारे सामने ऐसे कई शिकायतें भी आती हैं जहां सामने जो है पीआईओ शिकायत करते हैं, वो कहते हैं कि साहब ये इनका पर्सनल इंटरेस्ट है, और ये पीआईओ खुल करके उनके अगेंस्ट बोलते हैं ऐसे आरटीआई आवेदकों के खिलाफ। और कई आरटीआई आवेदक मेरे सामने ही डील कर लेते हैं, फिक्सिंग करते हैं, मेरे सामने फिक्सिंग की हुई है, और उनके फिक्सिंग की वजह से मामला हाई कोर्ट तक चला गया। मैंने दंडित किया पीआईओ को, मैंने कहा कि इनको पेनलाइज किया जाता है, और वहां पर वो उनके कैरेक्टर का सर्टिफिकेट लेकर के, पीआईओ के कैरेक्टर का सर्टिफिकेट लेकर के एप्लीकेंट खड़ा है, आरटीआई एप्लीकेंट, वो कहता है कि सर इनकी कोई गलती नहीं है, जो भी 2 साल अगर नहीं दे पाए तो मुझे अब उसमें कोई शिकायत नहीं है, मैं अपना वापस लेता हूँ। मैंने कहा कि अरे आप वापस कैसे ले लेंगे, मेरे आदेश के बाद आपको जानकारी मिली है, मामला आयोग में आया, मैंने आपसे पहले पूछा कि भाई आपको जानकारी की जरूरत है कि नहीं है, 2 साल हो गए। उन्होंने बोला नहीं साहब आप तो जानकारी दीजिए और इनको दंडित करिए। हमने फिर उनको जानकारी दिलवाई, दंडित किया। दंडित करने से पहले वो एप्लीकेंट जो है, और उसने एक नहीं ऐसे 2-3 मामलों में किया हुआ है, डॉक्टर अजय शंकर नाम है उनका, सतना में, ठीक है, उन्होंने 2-3 मामलों में ऐसा किया। फिर उन्होंने सर्टिफिकेट ला करके खड़े हो गए, बोलते कि साहब इनको इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, ये पीआईओ का इसमें कोई दोष नहीं है, और मुझे इस प्रकरण में अब कुछ नहीं करना है, मैं अपना प्रकरण वापस ले रहा हूँ। तब भी हमने दंडित किया। तो आप मुझे बताइए, ये 2 तरह की चीजें हैं, यहाँ पर ऐसे भी मामले हैं। सर ये बात सही है कि कहीं ना कहीं एक्टिविस्ट की फिक्सिंग की बात आपके सामने आई हो, लेकिन ये मैं खुद चश्मदीद हूँ इसमें कि आयोग में जो मैंने वहां पर जो कर्मचारीगण हैं
उनसे अधिकारियों को सेटिंग करते हुए देखा कि यहाँ पर तो कैमरे लगे हैं, आप टॉयलेट की तरफ आ जाइए, वहां बात हो जाएगी। तो अगर कहीं पर कोई एक आध परसेंट एक्टिविस्ट में कहीं गलत लोग हैं, लेकिन आयोग भी अछूता नहीं है। आयोग में भी मैं चश्मदीद हूँ कि कर्मचारी ने कहा उनसे अधिकारी से कि यहाँ तो कैमरे लगे हैं, आप जो है टॉयलेट की तरफ आ जाइए, वहां बात हो जाएगी। तो अब मैं वही कह रहा हूँ कि ये सारी चीजें ऐसी हैं जहां हम शायद इस तरफ की बहस की तरफ मुड़ रहे हैं कि दहेज कानून जो है उसका बड़ा मिसयूज हुआ है, तो उसको क्या करना चाहिए, खत्म करना चाहिए, क्या करना चाहिए। हम उस तरह की बहस की और एंडलेस बहस की ओर मुड़ रहे हैं। तो उसका मुझे लगता है कि उसमें जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनको अच्छा काम करने दीजिए, और जो लोग बुरा काम कर रहे हैं उनको आप एक्सपोज करिए। जी सैफी साहब, ये हमारी भी कर्तव्य है कि हम भी इस तरीके की चीजों पर रोक लगाएं। होता ये सर, मैं नाम दूं सर। होता ये है कि जब आपको ये मालूम पड़ गया कि वो आयोग का कर्मचारी ऐसा कर रहा है, तो आपने उसको ट्रैप क्यों नहीं करवा दिया? लेके जाते लोकायुक्त को, ट्रैप करवाते। आपने ट्रैप क्यों नहीं करवाया अलउद्दीन सैफी, ये बताइए मुझे। आपकी जानकारी में है ऐसा करप्शन है और आप एक्टिविस्ट हैं। एक्टिविस्ट तो 4 कदम आगे चलेगा, आम नागरिकों से तो मेरी अपेक्षा नहीं है, लेकिन आपकी जानकारी में ऐसा कोई करप्ट बाबू है तो आपने उसको लोकायुक्त में ट्रैप क्यों नहीं करवाया है? सीधा सवाल है मेरा आपसे। जी सर, वो टाइमिंग के बाद में कि आप जो है टॉयलेट में उसकी तरफ आ जाना, यानी जब आयुक्त महोदय उठ गए हैं वहां से, उसके बाद की टाइमिंग। मेरा ये कहना है जनाब सैफी साहब, मेरा ये कहना है, आपकी नॉलेज में एक करप्ट आदमी बैठा हुआ है कहीं आयोग में, तो मेरा ये कहना है आपने उसको लोकायुक्त में ट्रैप क्यों नहीं करवाया? नहीं सर, मैं इस आशय से आपसे कहा कि आपने कहा कि कहीं ना कहीं जो है एक्टिविस्ट जो है इस तरह का मामला कर लेते हैं फिक्सिंग की बात। दिक्कत क्या है कि हम लोग इन सब चीजों को लेके चर्चा बहुत करना चाहते हैं, लेकिन उसमें आगे बढ़ करके पहला कदम कौन रखेगा, पहला पत्थर कौन मारेगा, उस पर कोई काम नहीं करना चाहता है। राइट सर। अच्छा, मैं एक सवाल है मेरा सर, ये एंडलेस बहस है लास्ट होने दीजिए एक मिनट सर। मैं ये कह रहा था कि जो प्रशासनिक जो अव्यवस्था एक तरह से कहीं ना कहीं दिखती है, तो उसकी शिकायत हम किस तरह से करें? मुख्य सूचना आयुक्त हमारे यहाँ पर है नहीं उत्तर प्रदेश में, तो हम उसको वो शिकायत के कहाँ पर करें? अगर आयोग की कोई अव्यवस्था की शिकायत है तो वो किस तरह से की जाए? जी सैफी साहब, इसमें सैफी साहब आपको लगता है कि आयोग में कुछ अव्यवस्था है, प्रशासनिक अव्यवस्था या कोई ऐसी चीजें हैं, तो वहां पर जो प्रभारी मुख्य सूचना आयुक्त होंगे उनके पास करेंगे आप। और अगर आपको ये भी नहीं मालूम है कि प्रभार किसके पास है, आप जीएडी में कर दीजिए, सामान्य प्रशासन विभाग में, वो वहां से लेटर वापस आयोग में जो भी प्रभारी होंगे उनके पास आ जाएगा। जी धन्यवाद सर, धन्यवाद सैफी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम छत्तीसगढ़ आरटीआई संघ के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल जी को मेरा निवेदन होगा कि वो अपना मोबाइल अनम्यूट करें और अपनी समस्या को रखें और अपनी बातों को रखें कि हम शिकायत और अपील पे हमें क्या करना चाहिए, किस तरीके से हमारा व्यवहार होना चाहिए। हेलो, अनिल अग्रवाल जी, छत्तीसगढ़ आरटीआई संघ से। हेलो हेलो, सभी दोस्तों को मेरा सादर नमस्कार, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार। मैं आदरणीय राहुल सिंह जी को और शैलेश गांधी जी को, देवेंद्र अग्रवाल जी को, राज मिश्रा जी को जो है बहुत बहुत बधाई देता हूं कि इन्होंने इतना बेहतरीन कार्यक्रम कंडक्ट किया। मेरा जो है धारा 18 और 19 पर यह अभिमत है कि धारा 18 और 19 को जो है चलाने वाले लोग हैं, उसका संबंध सीधे सीधे धारा 15 पर है। तो इसको हम लोगों को धारा 15 के तहत सूचना आयुक्तों के पदों पर कब्जा करना चाहिए। मैं आपको थोड़ा सा अपने घर में दिखा देता हूं कि हमारे पास सूचना के अधिकार में अगर जितने आवेदन की जानकारी आती है वो जानकारी कितने महीनों से, देखो ये लिफाफा बंद पड़ा हुआ है, ये देखिए, ये लिफाफा बंद पड़ा हुआ है, ये सब पड़ा है। और अगर इस पर मैं कार्रवाई करूं तो इसके लिए मेरे को कम से कम 3 से 4 कंप्यूटर ऑपरेटर लगेंगे, 2 से 3 मेरे को रिटायर्ड जो है कार्यपालन अभियंता लगेगा, और इसकी जांच करवानी पड़ेगी। और वो जांच को तो आप सब लोग जान रहे हो। तो हमको पूरे छत्तीसगढ़ भारत के कण कण में
एक एक घर में राहुल सिंह जी जैसे, शैलेश गांधी जी जैसे लोगों को जो है खड़ा करना पड़ेगा, जो सूचना के अधिकार की धारा 15 के तहत ईमानदारी से जो है काम करे। और बाकी सारी बातें जो मेरे दोस्तों ने कही मैं उनको ग्राह्य करता हूं, और मेरे लायक जो आदेश हो, जो भी बात हो, आप मुझे बताएं, मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूं। और मेरा अनुभव ये कहता है कि छत्तीसगढ़ में जब हम लोगों ने इनिशियल संगठन जब खड़ा किया था तो सूचना आयुक्त लोग जो है बहुत ज्यादा हम लोगों के ऊपर में जुर्म जाति और अत्याचार करते थे। तो हम लोग ये पुस्तक को लेके और संविधान को लेकर के 150-200 स्कॉर्पियो के साथ अब बिल्कुल जो है सारे आवेदकों को लेकर के और इवन विधायक के भाई, सांसद के भाई को लेकर के सूचना आयुक्त कार्यालय को घेर लेते थे। 500 पुलिस वाले और 150 हम लोग आवेदक, उसमें से मैक्सिमम एसटी और एससी, और बोलते थे अब हम लोग आरटीआई कार्यकर्ता नहीं है, अब हम लोग आरटीआई नेता है। आप एक बात याद रख लो, आप इस तरह जो है ना, ये देख लो, ये देखो, इस तरह कितना भी जो है फाइल का आचार कर लो, कुछ नहीं कर पाओगे। आपको वोट बैंक की राजनीति करनी पड़ेगी और आरटीआई कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करना पड़ेगा और घर घर में राहुल सिंह पैदा करना पड़ेगा, घर घर में शैलेश गांधी पैदा करना पड़ेगा, घर घर में राज मिश्रा पैदा करना पड़ेगा, घर घर में देवेंद्र अग्रवाल जैसे मेरे साथी पैदा करना पड़ेगा, और भी जो लोग हैं जिनका मैं नाम नहीं जानता। तब आप समझिए कि लाल किले के प्राचीर से जब हमारा साथी तिरंगा फहराएगा तब सूचना का अधिकार और पूर्ण पारदर्शी व्यवस्था और कानून का राज रहेगा। अन्यथा मेरी तरह आप लोग भी ऐसे ही कागज इकट्ठा करिए। हेलो अनिल जी, आपकी बात से हम लोग सहमत हैं कि ब्यूरोक्रेसी के कारण से हमें तकलीफ जा रही है, लेकिन जैसे कि मैं छत्तीसगढ़ से हाँ सर, हेलो, पूरा जो है अपनी व्यवस्था से लाने को तैयार हूँ। हेलो जी हेलो सर, एक्चुअली जो मंच है सर, आज हमारा विषय शिकायत पर था और हम परिस्थितियों को जानना चाह रहे हैं। हम आपकी इस बात से सहमत हैं कि ब्यूरोक्रेसी के बढ़ते प्रभाव के कारण से हमें बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। आप जो है धारा 18 और 19 को उसी समय लागू करवा पाओगे ना जब सामने वाला शैलेश गांधी और राहुल सिंह जैसे लोग होंगे। तो ऐसे में आप लाख सर पटकते रहिए, आपका कोई सुनने वाला नहीं। हमारी तरफ से खेलने वाला जब है नहीं, हमारा रेफरी उधर नहीं है, तो ये आप क्या करोगे इसको। इसलिए आपको सूचना आयुक्तों के पदों पर कब्जा करना होगा। जब तक आप धारा 18 और 19 को लागू करवाने के लिए जो जजमेंट देने वाला व्यक्ति है वो हमारी टीम का हो ना, देवेंद्र अग्रवाल हो, अनिल अग्रवाल हो, राज मिश्रा हो, तब तो वो देगा। नहीं तो आप क्या कर लोगे। कोई यहाँ ऐसा कोई छत्तीसगढ़ का या भारत का समाज जो है पूर्ण जो है ईमानदार समाज नहीं है। अब राहुल सिंह जी बता रहे थे कि जिसके फेवर में वो जो है निर्णय दिए, हेलो हाईकोर्ट में खड़े होकर बोल रहा है कि जो इसको करके, इसलिए मैं बता मेरा जब आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ने जब ये अधिनियम को लाया था, छोटा सा उस समय एक्ट नहीं था, तब से मैं इस पर काम कर रहा हूँ और आप लोगों को बता रहा हूँ मेरे फार्मूले पर आप काम करिए। आप जो है सूचना के अधिकार का पुस्तक लेके, संविधान का पुस्तक लेकर के आप 200 लोगों को ले जा करके जिला पंचायत को घेर दो। मेरा दावा है वहाँ कलेक्टर और एसपी आएगा और आपको बोलेगा धारा 4(1) को हम लागू करते हैं और जो जानकारी चाहिए आप उसको ले लो बोलेगा। बाकी आप चिट्ठी लिखते रहो, चिट्ठी लिखने से कुछ नहीं होगा। आपको घर घर में राहुल सिंह जैसे लोगों को खड़ा करना पड़ेगा, घर घर में शैलेश गांधी जैसे लोगों को खड़ा करना पड़ेगा, बहुत शानदार, और इनको राज्यसभा में भेजने के लिए फील्डिंग करना पड़ेगा। जब हम इनको अपने लोगों को नहीं भेजेंगे वहां, आप चिट्ठी लिखते रहिए, आजाद देश के आजाद नागरिक हो। नहीं सर, बहुत आपने सही कहा और हम आपकी बात को समर्थन भी करते हैं, पर हमें भी अभी आज के कार्यक्रम के उसको आगे को बढ़ाना है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी, आपने बहुत समय दिया अपना कीमती। अभी हमारे साथ देवेंद्र सर थोड़ा मेरा एक क्वेश्चन था जी। क्वेश्चन मैम थोड़ी देर में लेते हैं हम। क्वेश्चन नहीं मैम, सर मुझे थोड़ा सा सर से बात करनी है जो अपील के बारे में। जी कहें। सर आयुक्त महोदय, सभी को मेरा प्रणाम और सभी साथियों को भी मेरा नमस्कार। सर जो मैंने CIC में
अपील की थी 48 घंटे के लिए, उसमें सर अभी पे स्लिप का उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है, तो CIC में मैं कितने दिन में सेकंड अपील कर सकती हूँ? हेलो जी, आप देखिए विभा जी, इसमें क्योंकि सेकंड अपील का कोई टाइम निर्धारित नहीं है, तो मेरा तो कहना है कि आप सिर्फ 24 घंटे रुकिए और 24 घंटे बाद आप सेकंड अपील आप उसमें दायर कर दीजिए CIC के साथ। 24 घंटे नहीं, मुझे तो 15 दिन हो गया। मैंने सर ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही आप इमीडिएट कर दीजिए। और दूसरा मेरा कहना है कि उसमें अपील दायर करने के साथ आप एक पर्सनली आप वहां पर बात करने की कोशिश करिए सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में, जिस भी कमिश्नर के पास आपका केस है वहां अलग से भी आप बात करने की कोशिश करिए कि ये 48 आवर्स का मामला है, इसको तत्काल सुना जाए। मान्यवर, क्या मैं इसमें कुछ जोड़ सकता हूँ? मैं एक विषय पे जानकारी चाहूंगा देवेंद्र जी। विभा जी, मैं आपको प्रैक्टिकल बताना चाहता हूँ। देवेंद्र जी, मैं विषय पे सर से बात करना चाहूंगा। जी सर। सर, मेरा ये कहना था कि जब हम अपील और शिकायत को पढ़ते हैं तो इस चैप्टर 5 में आता है पावर एंड फंक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन कमीशन, अपील एंड पेनाल्टीज। तो हम आइसोलेशन में कैसे पढ़ सकते हैं सर सेक्शन 18 और 19 को? अगर हम आइसोलेशन में पढ़ेंगे तो मेरा तो मानना है कि एक्ट ही इनफेक्चुअस हो जाएगा। आयोग काम कैसे कर सकता है अगर आइसोलेशन में सेक्शन 18, 19, 20 को हम आइसोलेट करके पढ़ें? तो मेरा मानना है कि हम फंक्शन ही नहीं कर सकता आयोग, क्योंकि पावर्स 18 के पावर्स 19 के पावर दोनों को एक साथ प्रयोग करता है आयोग, तब तो कार्रवाई कर सकता है। तो आइसोलेशन में जो पढ़ने की बार बार बात आ रही है या कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स में इस तरह की बातें आती हैं। जी, वही मैं कह रहा हूँ। हुआ क्या है कि ये जो इंटरप्रिटेशन जो हुआ है बहुत लोगों का, और जो प्रो ट्रांसपेरेंसी के अगेंस्ट रहे जो PIO, उन्होंने जितना इसका मिसयूज किया है, और जो बाकी जो कमिश्नर्स भी जो अगेंस्ट रहे हैं, उन्होंने जो गलत डिसीजन दिए हैं, उस वजह से ये स्थिति बनी है। दिक्कत वही है कि ये जो एक्ट है उसको आप दोनों को साथ में लेके चलेंगे, क्योंकि यहाँ क्या रहा है कि सेक्शन 19, 18 आप सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि दोनों अलग अलग हैं और दोनों के अलग अलग रेमिडीज हैं, और सेक्शन 19 कंप्लीट रेमिडीज दे रहा है, और सेक्शन 18 में जहां आप सम्मान और इंक्वायरी की बात कह रहे हैं, तो मैंने आपको वो एग्जांपल भी दिया कि जहां मैं एक अपील सुन रहा हूं, अपील सुनते हुए मुझे ये लगा कि उसमें अब मुझे इंक्वायरी की जरूरत पड़ गई है, अब मैं इंक्वायरी भी करनी है, मुझे सम्मान भी करना है, तो वो तो मैं नहीं कर पाऊंगा अगर मैं बहुत रिजिड उसकी इंटरप्रिटेशन में जाऊंगा कि सेक्शन 18 में ही कर सकता हूं। तो वो एक मेरा कहना है कि अल्टीमेटली आप करते हैं, और मैं सभी इंफॉर्मेशन कमिश्नर से भी पूछता हूं, उन्होंने बोला है कि हाँ, हम सेक्शन 19 में हमने तो इसमें सम्मान भी किया है, हमने सेक्शन 19 में ही हमने इंक्वायरी भी कर ली है। तो होता है, जैसे मैंने आपको बोला कि वो आर्टिकल 227 और आर्टिकल 226 जो दोनों ऑब्जेक्ट लगा करके करते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का उस पार्ट को भर माने कि हम इस पे इंफॉर्मेशन नहीं दिला सकते, बाकी चीजें मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये नहीं कहा है कि 18-19 के पावर आप आइसोलेट करके यूज करें, पावर्स तो एक साथ ही यूज करने पड़ेंगे सर 18-19 के दोनों। और दूसरा मैं कहता हूं कि जब एक्ट को आप पढ़ेंगे तो एक्ट में ये भी नहीं लिखा है कि सेक्शन 18 के लिए अलग से आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कर रहे हैं, सेक्शन 19 के लिए अलग से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कर रहे हैं, ये तो नहीं है। तो आप पहले सेक्शन 18 के कंप्लेंट आएगी, फिर कमीशन उसका रजिस्टर्ड करेगा, फिर उसका निराकरण करेगा, ये तो नहीं है। होता ये है कि आप अपील में से ही कुछ पार्ट कंप्लेंट के रूप में लेते हैं और कुछ पार्ट अपील के रूप में लेते हैं, अगर अपील आप ले रहे हैं तो। सर सेक्शन 18 भी कहता है पावर एंड फंक्शंस ऑफ इंफॉर्मेशन कमीशंस, तो अब ये इसमें कंप्लेंट की तो बात ही नहीं है हेडिंग में, ये तो अंदर जाके वो कहते हैं कि आप कंप्लेंट एक्सेप्ट करोगे। तो मेरा ये मानना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कह भी दिया है कि हम कंप्लेंट में जानकारी नहीं उपलब्ध करा सकते, तो भी दोनों एक्ट को आइसोलेट करके पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, दोनों साथ ही रहेंगे तभी काम हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। सर जी, आज हमारे वक्ता भी हैं, और अब हम चाहेंगे नीरज जी जो है शिकायत और अपील